हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में कंपैरेटिवली आर्टिकल्स कम आए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर उसी न्यूज़ से भरा हुआ है। इसीलिए जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने भी न्यूज़ हैं वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गई हैं। फर्स्ट न्यूज़ उसी चीज़ से रिगार्डिंग है जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है जो इस साल होने वाला है उसका डेट हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज़ 5 नवंबर। एंड ये इलेक्शन बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच में फाइट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को मैनिफेस्ट करते हैं और जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ये पर्टिकुलर पार्टी जो है वो किसी भी स्टेट पीसीस के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर कैंडिडेट किस पर्टिकुलर पार्टी का है। इसके अलावा आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीस के मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी इस पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, सेकंड न्यूज़ हमारा यहाँ पर अलमाती डैम के बारे में है। नाउ यू मस्ट नो अलमाती डैम कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है और ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। और ये पर्टिकुलर डैम का जो वाटर शेयरिंग है वो डिस्प्यूटेड है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स जो हैं इस पर्टिकुलर डैम के वाटर की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि कर्नाटक के अंदर तो ये पर्टिकुलर डैम है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना ये तीनों ही स्टेट डिमांड करते हैं कि इस पर्टिकुलर डैम का पानी हमें भी मिलना चाहिए। बट इस पर्टिकुलर डैम को मेनली इस्तेमाल कौन करता है? इट इज़ कर्नाटका, जो इसको बेसिकली इरिगेशन पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ इशूज़ है इस पर्टिकुलर डैम के अंदर। सबसे बड़ा इशू है सिल्टेशन का। तो सिल्टेशन क्या होता है? लेट्स से दिस इज पर्टिकुलर डैम, मान लो कि ये पर्टिकुलर डैम है जहाँ पर पानी को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये पानी आता है कहाँ से? तो ये पानी आता है एक रिवर से। तो ये पर्टिकुलर रिवर जो है कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर से जब पानी आता है तो ये रिवर जो है, रिवर का पानी जो है अपने साथ में सिल्ट लेकर आता है। सिल्ट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स, ग्रेवल के पार्टिकल्स, राइट, स्टोन के पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें लेकर आता है। जब ये पर्टिकुलर पानी इस डैम के अंदर आ जाता है तो धीरे धीरे पानी सेटल डाउन होता है। सेटल डाउन होते टाइम जितने भी सिल्ट है वो बिकॉज कंपैरेटिवली हैवियर होते हैं, इसलिए वो नीचे जमा हो जाते हैं। और नीचे जमा होने के कारण इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वाटर होना चाहिए था उस वाटर को हटा करके यहाँ पर सिल्ट जमा हो जाता है, जिसके कारण जो ओवरऑल कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर डैम की वो रिड्यूस हो जाती है। देखो, पहले पानी यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था, राइट, इस पूरे पार्ट में पानी आना चाहिए था, इस पूरे पार्ट में, लेकिन अब सिर्फ इतने ही पार्ट में पानी आ रहा है बिकॉज नीचे सिल्ट यहाँ पर जमा हो गया है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। तो यही चीज़ है। पहला सबसे बहुत बड़ा इशू ये है कि इस पर्टिकुलर डैम को सिल्टेशन का इशू है, मतलब सिल्टेशन इतना ज़्यादा है कि इस पर्टिकुलर डैम की जो ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई है। सेकेंड, क्लाइमेट चेंज के इरेटिक बिहेवियर, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके कारण बारिश कभी भी हो जाती है, उसके कारण रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके कारण वाटर मैनेजमेंट में और एग्रीकल्चर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो अ मेजर इशू। और थर्ड इज़ कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जैसा हमने ऊपर देखा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, इन चारों ही स्टेट्स के बीच में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहे हैं, लीगल बैटल्स चल रहे हैं, जिसके कारण इस पर्टिकुलर डैम को प्रॉपर्ली मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। ठीक है, क्यों? बिकॉज देखो, राइट नाउ ये पर्टिकुलर डैम फिजिकली कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है, तो कर्नाटक को इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। बट कर्नाटक ये बोलता है कि अगर बाकी स्टेट्स भी इसका पानी यूज़ करेंगे तो बाकी स्टेट्स को भी इसकी फंडिंग देनी चाहिए, बट बाकी स्टेट्स फंडिंग दे नहीं रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जा रहा है। मूविंग अहेड, अगेन एक फैक्चुअल चीज़ है जो कि आपके स्टेट पीसेस वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है। देखिए, जब भी आप लोकसभा या राज्यसभा को देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर का पोस्ट होता है, स्पीकर कौन है ये हमें मालूम होना चाहिए। राज्यसभा में अभी राइट नाउ डिप्टी चेयरमैन कौन है ये मालूम होना चाहिए, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन है ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है और डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सिमिलरली राज्यसभा में लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है और डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। रिसेंटली जो अपोजिशन पार्टी का डिप्टी लीडर है लोकसभा के अंदर वो अपॉइंट किया गया है गौरव गोगोई हैं, जो कि बेसिकली एमपी के कांग्रेस के बेसिकली एमपी है, जो कि असम की सीट से उन्होंने फाइट किया और असम से यहाँ पर ये एमपी है। एमपी में एक जोरहट नाम का प्लेस है, वहीं से वो एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सो गौरव गोगोई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बनते हैं, इसलिए इनके बारे में मालूम होना चाहिए। मूविंग है, एक पर्टिकुलर यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है किस तरीके से राजस्थान में एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जहाँ पर वो अपने इंडिजीनियस सीड्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उनका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि राजस्थान में कुछ ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, उन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में क्या करना है, जो भी सीड वैराइटीज़ हैं और ऐसे सीड वैराइटीज़ जो उन्होंने खुद से उगाई हैं, खुद से बनाई हैं, उन पर्टिकुलर सीड वैराइटीज़ को वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। इससे क्या होगा? ऑब्वियसली राजस्थान, आप जानते हैं राजस्थान एग्रीकल्चर फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट है कंपैरेटिवली वो हार्शर है। उसके कारण यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो हर एक क्रॉप यहाँ पर आप नहीं उगा सकते।
इसलिए जो पर्टिकुलर क्रॉप वहाँ पर अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्शन दे रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्रॉप्स जो वहाँ पर सही तरीके से सक्सेसफुली आपको वहाँ पर रिजल्ट्स दे रहे हैं, उनको वहाँ पर लगाना है, यानी कि उनको यहाँ पर प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्लाइमेट के अगेंस्ट फाइट कर सकें, डाइवर्सिटी के अगेंस्ट फाइट कर सकें, राइट। तो ये सब चीज़ें करना यहाँ पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी है जिसको वागधरा बोलते हैं। सो वागधरा अगेन यूपीएससी पूछ सकता है कि वागधरा क्या है, या फिर इसके अलावा आप मेंस में केस स्टडीज़ की तरह या फिर एग्जांपल्स की तरह भी इनको कोट कर सकते हैं। वागधरा बेसिकली बांसवाड़ा ग्रुप होता है, एक बांसवाड़ा नाम की कम्युनिटी है। तो बांसवाड़ा की कम्युनिटी है वागधरा, जो एक वॉलंटरी ग्रुप है जो कि ट्राइबल्स की जितने भी इश्यूज होते हैं ना उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा, वागधरा बेसिकली एक टाइप का आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ट्राइबल्स को उनके राइट्स वगैरह अपलिफ्ट करने में। नो, अगर हम इंडिजिनियस सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, प्रो क्या है। पहली चीज़ तो अगर इंडिजिनियस सीड्स हैं तो वो कंपैटिबल होंगे लोकल कंडीशन से। ऑब्वियसली अगर उस पर्टिकुलर एरिया में ही उस सीड को बनाया गया है या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में ही सीड को मॉडिफाई किया गया है, तो ऑब्वियसली लोकल एरिया के हिसाब से उसको बनाया गया होगा। जो लोकल फार्मिंग है, लोकल कंडीशंस हैं, राइट, इन सब पर्टिकुलर चीज़ों को फोकस में रख करके उस पर्टिकुलर सीड को बनाया गया है, इसलिए वो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रैक्टिकल है और इन्वायरमेंटली काफ़ी सस्टेनेबल होगा उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के हिसाब से। और सेकेंड, अगर हम इंडिजिनियस सीड्स को प्रिजर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लेगेसी को प्रिजर्व कर रहे हैं। बिकॉज देखो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जितने भी मेजर MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारा का सारा जो पावर है उनके पास है। बट अगर हम किसी तरीके से अपनी पावर अपने पास रख सकें, मतलब अपनी जो इंडिजिनियस सीड्स वगैरह हैं अगर वो हम अपने पास रख सकें, तो ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर लेगेसी को हम यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे और जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन कर पाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को आप डायरेक्टली केस स्टडीज़ में या फिर एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, यहाँ पर एक साइंस का न्यूज़ आया है वॉल्बेशिया बैक्टीरिया के बारे में। वॉल्बेशिया के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पर स्टडी की होंगी। बट जो ये वॉल्बेशिया बैक्टीरिया है इसके बारे में एक न्यू चीज़ मालूम चली है कि देखो एक टाइप का वास्प होता है, वास्प का नाम होता है इनकार्सिया फॉर्मोसा। तो ये जो इनकार्सिया फॉर्मोसा है ना, इस पर्टिकुलर वास्प को मैनिपुलेट करता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया। वॉल्बेशिया बैक्टीरिया जो है वो इनकार्सिया फॉर्मोसा नाम के वास्प को मैनिपुलेट करता है। किस चीज़ के लिए वो मैनिपुलेट करता है? कुछ इस तरीके से कि ये पर्टिकुलर वास्प जो है जब भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, मतलब जब भी बच्चे देता है, तो वो मेल्स को नहीं पैदा करता है, अदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को पैदा करता है। जिसके कारण जो फीमेल्स की एग्स होती हैं उस एग्स के साथ साथ में वॉल्बेशिया बैक्टीरिया भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली अगर मेल में होगा तो मेल के थ्रू वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फीमेल्स को ही प्रेफर करता है एंड अपने आप को भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता रहता है। देखो वॉल्बेशिया बैक्टीरिया कुछ ऐसा रेयर बैक्टीरियाज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में, हर जगह पाए जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है जहाँ पर भी ये पाए जाते हैं वो बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एग्स के थ्रू पास ऑन होते हैं, स्पर्म के थ्रू पास ऑन नहीं होते हैं, मतलब मेल के थ्रू नहीं होते हैं, अदर फीमेल के थ्रू पास ऑन होते हैं। इसीलिए वो मेल को मतलब मेल को प्रेफर नहीं करते, फीमेल को प्रेफर करते हैं। आई होप आप ओवरऑल समझ गए। देखो वॉल्बेशिया बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, इनकार्सिया फॉर्मोसा नाम के एक वास्प के अंदर जाता है, ठीक है, और वहाँ जाकर कुछ इस तरीके से वो मैनिपुलेट करता है इस पर्टिकुलर वास्प को कि ये वास्प ना जब जब ऑफस्प्रिंग्स देना होता है, जब ऑफस्प्रिंग्स देने वाला होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को ही पैदा करता है। और इन फीमेल्स के अंदर एग्स होते हैं, तो ये एग्स के साथ में ये वॉल्बेशिया बैक्टीरिया भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम इनकार्सिया फॉर्मोसा की बात करें तो इसको पहले एग्रीकल्चरल पेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि इसको इस्तेमाल करने से जो आसपास के जितने भी पेस्ट वगैरह होते हैं वो पेस्ट यहाँ पर नहीं आते हैं, बिकॉज ये वास्प जो है वो एंटी पेस्ट की तरह काम करता है। अगर हम वॉल्बेशिया बैक्टीरिया की बात करें तो जैसा हमने बताया वो बेसिकली फीमेल्स को इंक्रीज़ करता है और वो अपने खुद के ट्रांसमिशन को और ज़्यादा बेटर कर लेता है। जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं वो वॉल्बेशिया को नेक्स्ट जनरेशन में इजीली पास ऑन कर देती हैं, मेल्स ऑटोमेटिकली पास ऑन नहीं कर जाते, इसलिए वो मेल्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को ही प्रोड्यूस होने देता है। प्रो क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का, ये जो डिस्कवरी हमने की है रिसेंटली साइंटिस्ट ने जो की है, इसका मेन एम क्या है? देखो मेन एम ये है कि साइंटिस्ट यहाँ पर जब चाहे जैसा चाहे वो इस टाइप का कुछ ऐसा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि पेस्ट को पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। देखो जिस तरीके से वॉल्बेशिया बैक्टीरिया बेसिकली मेल की पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले रहा है, वैसे हम जानते हैं जो मलेरिया है, डेंगू है, ये सब कैसे फैलता है? एडिस एजिप्टी जो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज होती हैं उन पर्टिकुलर मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। ध्यान रखिएगा, फीमेल जो होती है उनसे फैलता है। तो अगर हम किसी तरीके से फीमेल्स का प्रोडक्शन रिड्यूस कर दें तो ऑटोमेटिकली मलेरिया, डेंगू जैसे जो डिजीज़ हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें हेल्प, मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग करने में हमें यहाँ पर हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर टाइप का साइंटिफिक इन्वेंशन। मूविंग अहेड, एक यहाँ पर एक और न्यूज़ आइटम आया हुआ है जहाँ पर एक टर्म है, उस टर्म का वर्ड है पैलिम्सेस्ट। सो पैलिम्सेस्ट क्या होता है समझो। देखो
स्टार्टिंग के टाइम में एंशिएंट हिस्ट्री में जब राइटिंग स्टार्ट हुई थी तो राइटिंग हमारी कॉपीज़ पे नहीं होती थी, पेजेस पे नहीं होती थी, अदर वो पार्चमेंट पे होती थी। पार्चमेंट क्या होता है? देखो, पार्चमेंट बेसिकली अनटैंड स्किन्स होते हैं एनिमल्स के। देखो जैसे क्या होता है, जैसे मान लो लेट्स से पर्टिकुलर एक एनिमल है जिसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद क्या होता है, उस एनिमल के स्किन को निकाल लिया जाता है और उस एनिमल को के स्किन को पॉलिश किया जाता है, ठीक है। और पॉलिश करने के बाद जब वो एक शाइनी सरफेस बन जाता है तो उसके ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी। इसी को पार्चमेंट बोलते थे। मतलब उस टाइम का पेपर जो है वो अनटैंड स्किन्स होते थे एनिमल्स वगैरह के, जैसे गोट्स वगैरह हो गए, इन सब के, शीप्स वगैरह हो गए, इनके भी। तो लेट्स से कि अगर एक पर्टिकुलर हमने पार्चमेंट बना लिया, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पार्चमेंट पे हमने एक पर्टिकुलर चीज़ लिख ली, उसके बाद लेट्स से हमें इसी पार्चमेंट को दोबारा इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को मिटा देते हैं और दोबारा इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। वंस अगेन जो सेकंड टाइम लिखी थी उसको भी हमने हटा दिया, मिटा दिया और थर्ड टाइम इसके ऊपर लिख दिया। तो इसी चीज़ को कहते हैं पैलिम्पसेस्ट। पैलिम्पसेस्ट का मतलब है जब हम एक पर्टिकुलर पार्चमेंट को लेते हैं या फिर कोई भी राइटिंग मटेरियल जो हम एंशिएंट टाइम्स में इस्तेमाल करते थे उसको लेते हैं, ठीक है, और उसको एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के पर्पज़ के लिए। जहाँ पर जो अर्लियर राइटिंग्स थे उसको हम स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, फिर उसको धो देते हैं, फिर उसको साफ़ कर देते हैं किसी तरीके से, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर हम पार्चमेंट पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हटा करके दोबारा लिख दें तो उसको हम पैलिम्पसेस्ट कहते हैं। ये पर्टिकुलर टर्म ध्यान में रखिएगा। इसको आप यहाँ पर सोसाइटी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इंडियन सोसाइटी का जीएस पेपर 1 का जो आंसर्स होगा वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप हिस्टोरिकल राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जब आप एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं किस तरीके से हम पार्चमेंट से हम पैलिम्पसेस्ट पे गए और वहाँ से हमने पेपर की तरफ मूव किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर एक नेपाल पॉलिटिक्स के बारे में है। देखो आपको मालूम होना चाहिए नेपाल पॉलिटिक्स में क्या था, पहले एक एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर किंग हुआ करता था, एक क्वीन हुआ करती थी और उनका राज चलता था। लेकिन 1990 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि किंग और क्वीन तो रहेंगे टॉप पे, लेकिन उसके नीचे के जितने भी ऑफिशियल है वो सबके सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स रहेंगे। लेकिन 2008 में इन्होंने किंग और क्वीन को पूरी तरीके से हटा दिया और पूरी तरीके से ये रिपब्लिक बन गए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर देखो लगातार पावर शिफ्ट होते रहते हैं, लगातार वहाँ पर पावर पॉलिटिक्स होती रहती है। बहुत ही एक अनस्टेबल पावर है नेपाल के अंदर। तो ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली भी आप जानते होंगे केपी ओली जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं पर्टिकुलर यहाँ के नेपाल के, और जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिसेंटली एनसीएम यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू उसको हटाया गया है, ठीक है। तो नेपाल पॉलिटिक्स यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की तरफ जा रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री। इसका भी आप एग्जांपल आईआर के आंसर्स के अंदर कोट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में। ना अगर आप इंस्टेबिलिटी की बात करें नेपाल के अंदर, देखो नेपाल एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पहले तो ये ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके का सिस्टम इंडिया यूज़ करता है वैसे सिस्टम नेपाल यूज़ करता है, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल है। उसके कारण इतना ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई है कि उसके कारण सोशल इश्यूज़ बढ़ गए हैं। कंट्री का स्टेटस इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है कि वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की तरह वो उसको देखा जा रहा है। मतलब इतना छोटा होने के बावजूद वो खुद को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है उसका इकोनॉमिक वैल्यू। इसके अलावा एक सजेशन भी यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया हुआ है, और सजेशन ये बोलता है कि नेपाल को यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज एक छोटे से कंट्री के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नेपाल को राइट नाउ स्टेबिलिटी चाहिए, दैट इज़ वाई उनको प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मूविंग अहेड, आज का लास्ट आर्टिकल जो है वो सीबीआई के जुरिसडिक्शन के बारे में। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कुछ दिन पहले भी इस पर्टिकुलर केस को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, जहाँ पर वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी फाइल की थी कि जो सेंट्रल है उसने सीबीआई को फोर्सफुली भेजा हुआ है उसके अपोजिशन लीडर्स जो है, मतलब जो बीजेपी के अपोजिशन लीडर्स हैं उनको हरास करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपलिफ्ट किया है। उन्होंने बोला है कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती है, फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट, ध्यान रखना, डीएसपी एक्ट के थ्रू ही सीबीआई को बनाया गया है। डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, जो 1946 के अंदर आया था। तो सीबीआई को जो बनाया गया वो डीएसपी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डीएसपी एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसके तहत ये प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर सीबीआई जाना चाहती है तो पहले उस पर्टिकुलर स्टेट का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड ओनली आफ्टर वो पर्टिकुलर स्टेट आपको परमिशन देगा तभी जाकर आप उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो ये तो हो गया ओवरऑल कंसेंट के बारे में, मतलब आपको हर बार केस से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। बट एक टर्म लाया गया है जनरल कंसेंट के बारे में, मतलब अगर एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो सीबीआई को जनरल कंसेंट देता है तो उसमें क्या होगा, सीबीआई को हर बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज एक बार ही परमिशन मिल चुका है और सीबीआई जाकर के उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए जो जनरल कंसेंट है उसका मतलब क्या है।
अब देखो ध्यान रखना 2015 से कुछ स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, ये जितने भी स्टेट्स हैं इन सब ने क्या किया है, अपना जो जनरल कंसेंट उन्होंने पहले दिया हुआ था उन सबको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है। इसके कारण क्या होता है, जनरल कंसेंट नहीं होने के कारण ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर स्टेट्स जो हैं इन्होंने सीबीआई का जो अलाउंस था उसको बंद कर दिया है। सीबीआई को जब भी अब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर केस कोई फाइल करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, पहले उस पर्टिकुलर स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो वहाँ पर जाकर केस को फाइल कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ का, इस पर्टिकुलर न्यूज़ एनालिसिस का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जा रहा है। जो टेलीग्राम चैनल है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, आप वहाँ से उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल से इस पर्टिकुलर जो पीडीएफ है उसको आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।